नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अग्निवीर मुद्दे पर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जिस अंदाज में सरकार की घेराबंदी की गई, उसके बाद से एक हाहाकार वाली स्थिति रही। हमने सदन में भी देखा कि सदन में किस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। वे कई बार उठे। उस पूरे मसले मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक राहुल गांधी से रक्षा मंत्री जी की हुई। और उसके अलावा और भी ऐसे इश्यूज थे जिस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी इंटरवीन किया था और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया, और साथ साथ अन्य मंत्रियों की ओर से भी बहुत सारे मसले मुद्दों पर नोकझोंक आपस में हुई। लेकिन जो अग्निवीर का मुद्दा है, अग्निपथ योजना का जो मुद्दा है, ये मसला संसद के अलावा सड़क पर भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ एक आपस में नोकझोंक का केंद्र बना हुआ है। और जिस तरीके से सदन में चुनौती दी गई थी राहुल गांधी को, उसके बाद सड़क से उन्होंने उसका जवाब दिया। वो अग्निवीर के एक जो घर के लोग थे, उन्होंने उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपनी राय प्रकट की। साथ साथ एक मां भी निकली जिसने कहा कि यह मुद्दा ठीक नहीं है, इस पर केंद्र की सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये मसला अभी भी चर्चा का केंद्र, चर्चा का विषय। और इन सब के बीच फिर यदि इस मसले को कहीं हवा मिली है, तो वो हवा मिली है भारतीय सेना के जो अधिकारी गण हैं, उनका एक संघ है। उस संघ ने देश भर में अलग अलग स्थानों पर इस जो अग्निपथ मुद्दा है, इसे लेकर इसकी पैरवी की है उनके दौर से। और मध्य प्रदेश में भी यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो भारतीय सेना का जो एक संघ है उसके द्वारा। तो ये फिर से जब मसला गरमाया है, तो हमने सोचा कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान हमारे हैं श्री अरुण दीक्षित, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप भिज्ञ हैं हमारे जो मेहमान हैं इनसे, और 4.5 दशकों का अनुभव है। हम बार बार बताते हैं अपने दर्शकों को, दीर्घ अनुभव। नवभारत टाइम्स अखबार में आपने लंबे वक्त तक सेवाएं दी। आप उत्तर प्रदेश संस्करण के संपादक रहे, और अलग अलग आपका जो अनुभव है क्षेत्र का वो है। और साथ साथ आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से बसे हुए हैं, और देश के जो मुद्दे हैं, मसले, उस पर बहुत पैनी निगाह रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं। तो हमने कहा कि चलिए इस मुद्दे पर अरुण दीक्षित जी से बात की जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, सेना से जुड़ा क्षेत्र है, आपके पसंदीदा एक विषय रहा है, जिसको लेकर आपने बहुत रिपोर्ट्स की हैं, बहुत ब्रेक की हैं खबरें। तो हम शुरू करेंगे चर्चा। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ये मसला है, मुद्दा है, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसरान हैं उनकी ओर से, जो उनका संघ है वो सामने आया है। और हम ये पा रहे हैं कि जो ये भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ है, इस मुद्दे पर पहली बार सामने आया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी कि ये संघ को मैदान में आने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ गई, इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए? अरुण जी। संजीव जी, संयोग से कल मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां 3 अफसर थे जो इसको कर रहे थे। एक कर्नल लेवल के थे, एक ब्रिगेडियर लेवल के थे, और एक जनरल साहब थे। तीनों बहुत लंबे समय से रिटायर्ड हैं और बढ़िया सरकार की सुविधाओं का वो कर रहे हैं। और भारतीय पूर्व सैनिक संघ की मध्य प्रदेश इकाई ने इसे आयोजित किया था। तो पहला सवाल मेरे मन में आया कि अचानक इन बुजुर्गों को क्या पड़ी कि वो जो 4 साल की अग्निपथ के तहत अग्निवीर योजना है उसको डिफेंड करने आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों और कैसे। तो उन्हें लगा कि वहां मौजूद ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो तो आएंगे, तो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये कमीशन्ड अफसर जो बैठ के बात कर रहे थे, जो वकालत कर रहे थे, उनके साथ एक भी ना तो जेसीओ था, जूनियर कमीशन्ड अफसर, ना कोई एनसीओ था, नॉन कमीशन्ड अफसर, ना कोई जवान था। तो इसी से लग रहा है। और ये चीज, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूर्व सैनिकों ने, या तो भारतीय पूर्व सैनिक संघ भाजपा की इकाई बन गया है, क्योंकि ये जो चीज है इसको भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व सैनिक संघ है वो भी जगह जगह मीडिया से बात कर रहा है।
मेरठ में बात की और जहां जहां है वो बात करके इस योजना के फायदे समझा रहा है। अब बुजुर्ग लोग हैं, किसके दबाव में आए, किसके कहने पे आए, हालांकि मेरे बहुत सारे सवालों का उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन मूल बात यह है कि क्या 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो लड़का जो ट्रेनिंग करके आएगा वो उसको रोजगार मुहैया होगा? बातें कहने को बहुत है, लेकिन जब जो लोग जिनके भरे पेट बुढ़ापे में लाखों की पेंशन पा रहे हैं वो अचानक अग्निवीर को प्रमोट करने लगे, सरकार के आगे क्यों झुक रहे हैं ये सैनिक? ये बहुत बड़ा सवाल है। या तो नहीं, मैंने भी जो कर्नल कर्नल ईशान है उनसे मैंने बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि आखिर मकसद क्या है, इसके पीछे क्या मंतव्य क्या है। तो वो उनका कहना था कि सेना को जिस तरीके से बार बार एक घसीटा जाता है हर मामले में और कहीं ना कहीं उसे निशाने पे लिया, तो ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती। और उन्होंने भी योजना की यही कह के तारीफ की कि ये योजना अभी 4 साल है कम से कम। मैंने क्योंकि ये सवाल इसलिए भी अरुण जी की जो वहां सबसे सीनियर यदि कोई थे तो वो थे लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह, जो रिटायर्ड हैं सेना के, जो इस पद से रिटायर हुए। उन्होंने बड़ी पैरवी की, उन्होंने कहा कि 4 साल का समय है, देखना चाहिए। क्या ये नहीं लगता कि ये जो आपने बात की, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, मोटी मोटी पेंशन लेते हैं, तो ये जो अग्निवीर या जो इनके दर्द है परिवारजनों के, इसके पक्ष में आए ना, किसी तरीके से कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें ये अफसरान कि अपनी पेंशन छोड़ दें, या फिर अपने बच्चों को भेज के देखें इस पद, ये जो जिस तरीके की वहां इस पूरे अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर जिस तरीके के विरोध जिन मुद्दों पर है, क्यों नहीं भेजते ये लोग अपने बच्चों को? इनके बच्चे जाए तो समझ में आए शायद। क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, जनरल साहब का बेटा तो शायद फौज में ही है और भी लोग। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अचानक आप सरकार के वकील क्यों बन रहे हैं? आप फौज में हो। मैं जनरल साहब से मैंने कल पूछा था, हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, बात बीच में कट गई। इससे जो है हमारी सेना कमजोर होगी। सरकार का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है, मैं साफ कहता हूं कि उसका इरादा पैसा बचाने का है। सरकार पैसा बचा के पेंशन अग्निवीर के जरिए पैसा बचाना चाहती है। उसके बाद जब चूंकि अग्निवीर आएंगे तो पेंशन बचेगी, तमाम चीजें। मतलब ये है कि देश की सरकार, वो सरकार जो हजारों करोड़ के बुत खड़े करती है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाती है, मठ मंदिरों में लगातार अरबों रुपया खर्च करती है, वो आके सेना का बजट काट रही है, सेना पर दांव खेल रही है। ये सबसे शर्मनाक बात है। दरअसल देखिए क्या है, देश में सेना का मनोबल गिरेगा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप याद करिए, पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपनी किताब लिखी है, उन्होंने कहा था कि सेना चौंक गई जब ये बात आई। नौसेना के पूर्व एडमिरल, उन्होंने भी ये कहा है, एयरफोर्स के अफसरों ने भी कहा है। पर अचानक जब चौतरफा हमला हुआ तो बीजेपी की आदत है, बीजेपी ने जो, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि फौजी बहुत ज्यादा दाव पैंच नहीं जानते, कौन सी बात में समझ में आके इनको आगे किया गया है। अगर वो बीजेपी से जुड़े हैं फिर कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने कहने का हक है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जनरल मानवेंद्र सिंह जैसा डेकोरेटेड सोल्जर जब वकालत करता है अग्निवीर योजना की, तब कई सवाल उठते हैं, क्योंकि आज वो लाखों की पेंशन पा रहे हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर विनायक हो, चाहे वो कर्नल त्रिपाठी हो, सब बढ़िया पेंशन पा रहे हैं। और आज वकालत किसकी कर रहे हैं? भाई या तो आप आइए कहिए कि हम भाजपा के साथ हैं, या कहिए सरकार ने हमसे कहा। अब तो अरुण जी, वो जनरल बख्शी भी, उनके भी सुर बदले हुए हैं इस मसले पे, जो जनरल जिन्हें सबसे सबसे बड़ा पैरोकार सरकार का माना जाता था, वो उनकी आंखें तरेर लिया करते थे जब सरकार के विरोध में कहीं कोई बात आती थी। जब वो इसको कंडेम्ड कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, आपने जनरल उनका नरवणे साहब का नाम लिए लिए, उनकी पुस्तक का जिक्र किया ही किया, फिर ऐसे में ये सब होना, ये क्या किस और इशारा करता है? क्या इसके पीछे मंतव्य दिखता है आपको? देखिए एक चीज और बताऊं आपको, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका एक काम है फूट डालो राज करो। बहुत पहले फौजियों ने उन्हें सपोर्ट किया था 2014 में, वन रैंक वन पेंशन को लेके। वो मुद्दा आज तक अटका है और उनके संगठनों में लड़ाई हुई, एक जनरल साहब को जेल तक जाना पड़ा, भारी नौटंकी हुई है। पूरी राजनीति फौजियों के बीच में बीजेपी कर रही है। अब फिर वही हुआ कि जब अभी जो पंजाब का मामला है अग्निवीर का, जब चारों तरफ से सवाल उठे, तब संसद में सवाल उठे, तो अब क्या किया, आप फौजियों को आगे ले आया। जो लोग 25 साल 30 साल पहले रिटायर हो गए, 20 साल पहले, वो अब अग्निवीर को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी
किसी भी चीज पर जाके ऐसा संभव नहीं है। यहाँ आर्मी में पार्ट टाइम नहीं चलता है। ये सच है कि फौज में शॉर्ट सर्विस में आप कमीशन मिलता है और लोग भर्ती होते हैं, लेकिन वो अफसर होते हैं, जवान और वो नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे जो प्रभावित होगा हमारी सेना का मनोबल होगा, क्योंकि जो लड़का 4 साल के लिए जाएगा उसके अंदर वो उत्साह नहीं होगा, सेना मोर्चे पे कमजोर होगी। ये जो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं या जो इनसे कहलवाया जा रहा है, ये अगर ये ठीक से अपने दिल पे हाथ रख के बात करेंगे, फायदे तो बहुत गिना दिए उन्होंने। तो ये फायदा भी गिना दिया कि उनको 4 साल बाद जब आएगा तो उसमें उनको बहुत नौकरियां मिलेंगी, सब सरकारें कह रही हैं। तो मेरा सवाल है, क्या देश के धन्ना सेठों के लिए आप सिक्योरिटी फोर्स तैयार कर रहे हो? उनके लिए आप सरकार के खर्चे पर ट्रेनिंग देके निकाल रहे हो? या फिर वो लड़का जो 4 साल बाद आएगा वो कहां ढूंढेगा और क्या ढूंढेगा? 4 साल में क्या कर दोगे आप? कोई जवाब नहीं था। मूल बात यह है कि कितने खतरे हैं इससे। पहला खतरा तो यह है कि 4 साल में जब निकलेगा लड़का, कितना उसका मनोबल कमजोर होगा, क्योंकि फौज के डिसिप्लिन में निकलने के बाद भारत में आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। और आज की तारीख में आज भी संजीव जी, पूर्व सैनिकों को सरकारों में रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन किसी भी राज्य में कोटा पूरा नहीं है। ये तो हालत है। जो पूरी नौकरी करके आ रहे हैं उनके साथ ये स्थिति है, तो 4 साल वालों को कौन गिनेगा? ये बात इन बुजुर्गों को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी ने जो योजना शुरू की है उस पर सवाल उठा है तो उन्होंने इन्हें उतार दिया, और ये अपना मान अपमान भूल के बेचारे खड़े हो गए आके। भाई भारतीय से ये राहुल गांधी ने जिस तरीके से सरकार को परेशानी में डाला, उसका जवाब इसको आप कह रहे हैं यही माना जाए कि उनके जवाब के तौर पे आगे किया गया इन लोगों को? कल जो प्रेस नोट जारी किया था जनरल मानवेंद्र सिंह ने, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की भी तारीफ की गई है कि वो रोजगार देने को तैयार है। तो मध्य प्रदेश सरकार, नॉर्मल करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है, वो अग्निवीरों को रोजगार देने के लिए अभी तैयार हो गई। आज रोजगार की क्या स्थिति है? ये भोले लोग, इन्हें समझ नहीं आता है। इनको तो तैयार हुआ, उन्होंने बिल्कुल फिट हुए, वो आके बैठ गए। जो कागज दिया गया उसमें भी यही लिखा है कि पेंशन का पैसा बचेगा। वो प्रेस नोट मेरे हाथ में भी आया था, मैं प्रेस नोट देख के चौंक गया था। वो भाषा जो है, लग रहा था कि बहुत ही एक जो सदा हुआ प्रेस नोट होता है, सरकारी प्रेस नोट की भाषा नजर आ रही थी साफ तौर पे। वही है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि आप पेंशन से पैसा बचाना चाहते हैं। आज दुनिया किस उस स्थिति में खड़ी है? युद्ध की क्या स्थिति है? आप यूक्रेन और रूस का युद्ध देख लीजिए। रूस जैसा इतना ताकतवर देश जरा से देश के सामने आज 2 साल से ज्यादा हो गए गले में फंसा हुआ है। तो हम आज युद्ध की क्षमता, चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, सबकी बढ़ गई है। ऐसे में आप सेना को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मिलिट्री स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं ट्रेंड वार करस्पॉन्डेंट हूं, मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री कवर की है, मैं डिफेंस वालों के साथ कई बार पूरा देश में मैं गया हूं नवार टाइम दिल्ली में रहते हुए। एक एक चीज, रैंक एंड फाइल, कितना असंतोष तो आज है। आज अच्छे अफसर नहीं मिल रहे हैं फौज को, ये फौज की बड़ी समस्या है, क्योंकि युवा जो हैं वो रोजगार की तलाश में दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, या जो हैं तो नौकरियां छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में आप अग्निवीर ला रहे हैं और उसकी वकालत कर रहे हैं। ये होना चाहिए था कि फौज के पुराने अफसरों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो युद्ध की चुनौतियां हैं उनका दायरा बहुत बढ़ रहा है। और ऐसे में टेम्पररी 4 साल की सेवा के लिए गए लड़के क्या करेंगे, क्या देखेंगे? इससे सेना का मनोबल कमजोर होगा। और हमारा आसपास कौन है जो आपने देखा होगा, वो जो लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह साहब ने तो कारगिल युद्ध का वो एक उल्लेख किया है कि उसके बाद सेना में बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी, और अग्निपथ योजना जो है वो बदलाव सेना में दिखाई देंगे अग्निपथ के बाद। कैसे आप कीजिएगा? मुझे दुख है कि जनरल साहब ने कारगिल युद्ध की बात की जी, और वो गलवान भूल गए जो अभी लड़के मारे गए। मैंने उनसे पूछा तो वो चुप हो गए थे। दरअसल समस्या ये है कि ये लोग सामान्य लाइफ से अलग अपना जीवन जीते हैं, इन्हें अचानक मीडिया के सामने पेश कर दिया गया एक प्रेस नोट देके। समस्या एक बिंदु पर बात करें। सियाचिन में जो हुआ था, कारगिल में जो हुआ, तब परिस्थिति क्या थी और कौन सा, तब भी यही सेना थी। अब आज जो सेना के भीतर असंतोष है, आपको बताऊं, सेना में बहुत सारी चीजों की कटौती नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। कैंटोनमेंट खत्म किए जा रहे हैं, उनकी अलग अलग इकाइयों का समर्ज किया जा रहा है। डेयरी फार्म होता था सेना का, वो बंद हो गया है। उनकी
उनकी कैंटीन सर्विस में फौजियों के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं। तो इसके बाद अगर अंदर देखें आप तो बहुत ज्यादा अफसर नहीं है संगठन में, लगातार जिसको कहें सीधे, क्योंकि मैं समझता हूं एनसीसी कैडेट भी रहा हूं, अनुशासन कमजोर हुआ है सेना का। और ऐसे में जब 4 साल के लिए वो आएगा तो क्या लड़ेगा, क्या देखेगा? और आज सेना के भीतर कोऑर्डिनेशन की कमी है। अगर ऐसा था तो जिस अग्निवीर को लेकर इतना बड़ा बवाल हुआ उसके बारे में स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं की गई? क्या दिया सरकार ने? जो बीमा था उसका पैसा दे दिया, उसके बाद बोलने को कोई तैयार नहीं सामने आके। दरअसल समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो जिस उसपे ऐसे मुद्दे पे बात अभी भी विपक्ष नहीं समझा है। अग्निवीर के जरिए उन्होंने देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश की और कर रहे हैं वो। जब आप अब तो इसमें हिंदू 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 मुस्लिम भी चल रहा है, जो हम देख रहे हैं। जिस सोशल मीडिया का जिक्र किया गया कि सोशल मीडिया ऐसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वहां देखिए ना क्या कुछ हो रहा है। ये किसके, कौन बना के भेज रहा है? ये भी तो इसमें ताला कहीं होना चाहिए ना, इसकी छानबीन खोजबीन। संजीव जी, मैं यही तो कह रहा था कि उन्होंने कहां पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं कहता, पूर्व सैनिकों के बीच में एक व्हाट्सएप घूम रहा है। कल जिसको लेकर के जनरल साहब ने बड़ा दुख जताया, सोशल मीडिया में सेना की इमेज खराब हो रही है। सोशल मीडिया में कोई सेना की इमेज नहीं खराब कर रहा है, सरकार ने की है। उस जो घूम रहा है उसमें जो कहा गया है, उस व्हाट्सएप में चुनौती दी गई कि जागो नहीं तो सब मुसलमान भर्ती हो जाएंगे, वो आपकी जगह ले लेंगे, आप तो है पंचर बनाते रहो और यही करते रहोगे अपने काम। तो ये सबसे बुरी बात है। सुनियोजित ढंग से अग्निवीर योजना में भी हिंदू मुस्लिम किया है। यही बीजेपी का दांव है, सत्तारूढ़ दल का यही दांव है। जहां देखो कोई चीज नहीं होती। जब प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते हैं, चुनाव के भाषण के दौरान संडे को ईसाइयत से जोड़ते हैं, तो अब क्या उम्मीद करोगे? लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये पुराने ईमानदार बुजुर्ग सैनिक ये उनका टूल बन रहे हैं। इनको ये चीज देखनी चाहिए, कौन चला रहा है, किसने रोका है। भाई जो व्यवस्था चली आ रही है उसको और मजबूत करिए ना। फौज में अफसरों की कमी है, अब आप जवानों की भी कमी कर देंगे, क्योंकि 4 साल के लिए कौन आएगा? और दूसरी बड़ी चीज ये है, मैं कहता हूं कि ठीक है आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड के लिए सबने कह दिया, तो क्या आप दूसरों के लिए सेना की कीमत पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात करेंगे? ये सवाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछता हूं कि सरकार के खर्चे पे आप अंबानी और अडानी या बड़े सेठों के लिए आप सिक्योरिटी गार्ड तैनात करेंगे? और फिर कौन रोक लेगा? अगर ये 4 साल बाद रोजगार नहीं मिलेगा तो ये प्राइवेट आर्मी नहीं बनेंगे, ये कौन रोक लेगा? अपने देश में बिहार जैसे राज्यों में प्राइवेट आर्मी का इतिहास है और नक्सल भी आज सक्रिय है। अगर शोषण होगा तो ये पहलू तो कोई सोच नहीं रहा है कि जो नौजवान निकल के आएंगे, बड़ी कहानी सुनाई कि इसमें तो इतने खप जाएंगे, इतने हो जाएंगे। भाई जब उनका पहले दिन से उन्हें आप उसका हिस्सा नहीं मान रहे हो सेना का। ये कर्नल साहब ने, जनरल साहब के सामने ये बात आई तो ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो तो हमारे पास आएंगे। तो अच्छा होता कि जब 3 पुराने अफसर बैठे थे तो छोटे अफसरों को भी, छोटे जवान हवलदार सूबेदार को भी बिठाते, वो कहते तो देखते। क्योंकि मामला सिर्फ जवानों का है, जवानों का है तो सब आके उसकी बड़ाई गिनाने लगे। भाई पैसा पेंशन के लिए आपके पास नहीं है तो उसकी व्यवस्था दूसरे अरुण जी, एक चीज और भी हुई थी कल जब दूसरे ये साधनों सब से करें ना। जी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी हम ये पा रहे थे कि दिल्ली में जो है वो अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की बैठक चल, उसने बहिष्कार किया, बैठक का बहिष्कार कर दिया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाली जो बात है। तो आप एक तरफ तो बात करते हैं कि पेंशन की जो है बचत की जाए, दूसरी ओर आप वो पेंशन चाहते हैं कि पुरानी पेंशन हमें चाहिए और गारंटीकृत पेंशन चाहिए। ये दोहरा नहीं है चरित्र? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप जो भविष्य है देश का उसको तो अग्निवीरों के हवाले करना चाहते हैं, उन्हें कुछ देना भी नहीं चाहते हैं ना। उनके पास पेंशन होगी, वो सेना में काम करें और उसके बाद जाके, और आप अपने लिए आप सब कुछ मांग रहे हैं। ये जो चीज है, इससे ये कायदे से तो उन सबको विरोध करना चाहिए कि अग्निवीर योजना देश के लिए ठीक नहीं है, ये सेना को कमजोर करेगी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूल काम जो है वो ये है कि फूट डालो राज करो। सेना के पूर्व सैनिकों के जो संगठन थे उनमें इन्होंने भयंकर फूट डाली और रैंक 1 पेंशन आज तक नहीं निपटा है। अब इसमें भी हिंदू मुसलमान ले आए हैं। वो व्हाट्सएप शायद आपने भी देखा होगा जो घूम रहा है फौजियों के बीच में, उसमें इस तरह से ईगो को चुनौती दी गई है, कोई बात नहीं हो रही है।
आप देश की सोचिए, देश के हिसाब से आपको कम से कम सैनिक तो मोटिवेटेड चाहिए पूरे पूरे समय के लिए। जिसका अपॉइंटमेंट होगा तो वो जी जान से लड़ेगा। अब 4 साल के लिए जो जाएगा उसके लिए आप कुछ नहीं, उसकी पेंशन का पैसा बचाना चाहते हैं आप, उसको फौज को डेली वेजेस पे लाके पेंशन का पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन हजारों करोड़ की प्रतिमाएं आपने खड़ी कर दी। जो जिस बुलेट ट्रेन की अहमदाबाद से मुंबई की आप अरबों खर्च कर रहे हैं, खरबों, जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अहमदाबाद और गुजरात का मामला है उस पर खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं उससे क्या निकलने वाला है, कितना बड़ा किसको फायदा होगा। लेकिन देश में 18 लाख से ज्यादा लोग सेना के साथ काम कर रहे हैं, 13.5-14 लाख सेना है हमारी, उनके ऊपर आप सारे प्रयोग कर लो, और जहां आपकी ईगो, जहां आपकी नाक ऊंची हो रही है उस पर देश का पैसा बर्बाद कर दो। भाई किसने कहा? जो 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 योजनाएं जिनके दावे किए जा रहे हैं, आप बताइए हमारे महाकाल में क्या नहीं किया गया और क्या निकला है, क्या हालत है। बिल्कुल अरुण जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वक्त खत्म हो रहा है तो मैं फाइनली एक सवाल और करूंगा, जो कल लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह साहब ने एक बात और कही थी कि अग्निपथ योजना को लेकर बहुत जल्दी जजमेंटल हुआ जा रहा है। एक सवाल ये उन्होंने उठाया था कि जल्दी जजमेंटल, और दूसरा उनका कहना था कि चूंकि अभी योजना जो है उसको मंथन के बाद कुछ समय देना चाहिए, कुछ नया निकलेगा। दोनों पे आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि जनरल साहब अपनी मर्जी से नहीं बोले, उनके पास जो लिखा हुआ था और वो प्रेस नोट की भाषा बता रही वो सरकारी है। तो जनरल साहब के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाई गई है, मुझे लगता है जब उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात होगी तो वो सब चीजें वही खुद बता देंगे, क्योंकि वो बहुत डेकोरेटेड सोल्जर है, उनका सम्मान है। पर दुर्भाग्य है कि उनका भी इस्तेमाल कर लिया बीजेपी ने। ऐसा नहीं है, कोई भी टेम्पररी काम आप बताइए किसी भी जगह, फौज कैसे हो सकती है कैजुअल में? फौज का पैसा बचाना चाहते हैं आप, बाकी सब जगह आप पैसा उड़ा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो देश का पैसा। बाकी बाकी चीजें जो हैं, आप बताइए धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है? मैं सबसे पूछता हूं, देश बड़ा है, देश रहेगा तब धर्म रहेगा। और इसके आगे अगर आप फौज नहीं, क्योंकि आप कहां से गिरे हो, एक भी देश आपके आसपास दोस्त नहीं है, सबके मन खराब है, चाहे वो नेपाल तक आपको आंख दिखा रहा है। और युद्ध की स्थिति क्या है कि वो रूस और चीन, यूक्रेन का युद्ध वो आपके सामने है। गलवान में आपके साथ क्या हुआ, अरुणाचल में आपके साथ क्या हुआ, कहां गुजरी, उसके बाद आप सेना पे प्रयोग कर रहे हो। ये देशद्रोह है, ये देश के खिलाफ साजिश है, ये नहीं होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। बिल्कुल रणजीत जी, ये जो आपने बहुत मुद्दे की बात कही कि ये जो हो रहा है ये क्या कुछ कहां तक जा सकता है और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इस भयावह जो स्थिति संभावित है उस पर जरूर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। न केवल सत्तारूढ़ दल, विपक्ष तो कोशिश कर रहा है, और देशवासियों को शायद इस पर ध्यान देना होगा। अरुण जी, आपने हमसे एक अच्छे मसले पर, एक अच्छे मुद्दे पर बातचीत की और एक ज्ञानवर्धक जो स्थिति है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो साफ ये कह रहे थे कि जो सचमुच जरूरत अग्निवीरों को जो एक राहत देने की है उस और ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए। और ये जो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं वो ये देख या पा रहे हैं, उन्होंने बरसों बरस सेना को कवर किया है, तो निकलकर उनकी ओर से यही आ रहा है कि कंधा सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का या अफसरों का है, उनके ऊपर एक रखकर सरकार के द्वारा बंदूक चलाई जा रही है। यदि इसके पीछे सचमुच यही है तो शायद ये ठीक नहीं होगा, और ये जो अफसरान है, रिटायर्ड अफसर हैं, उन्हें ही सोचना होगा कि वो टूल ना बने। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर कमेंट कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।